मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर एक्टर, हीरो या स्टार बनूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा मैं उतना बड़ा नहीं हुआ। मेरी हाइट बस छोटी सी है और ऐसी एवरेज सा फेस है, तो मुझे लगा यार कुछ होना नहीं है एक्टिंग में। जहाँ से शुरुआत हुई ना सीरीज की, उसने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना। अच्छा। क्योंकि फैमिली मैन मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट था। तो उसके लिए मैं गया, ऑडिशन दिया और काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए और मैं फिर सेलेक्ट कर लिया गया। फिर 15 कुछ दिन पहले शूट के मुझे किरण राव ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि कुछ मतलब जम नहीं रहा है। जो वो रिजेक्शन था उससे मुझे, मैं एकदम आई वाज डेवास्टेटेड, मतलब मैं रात भर काफ़ी रोया था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है लाइफ में और कुछ नहीं करना है। मतलब जिस तितली के पीछे 3 साल तक मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए, जब मैं थक हार के बैठ गया तो वो अपने आप मेरे कंधे पे आकर बैठ गई। खाने पे आकर बैठ गई। भले वापस दोबारा नौकरी करनी पड़े, लेकिन जिनको मेरे पैशन की कदर नहीं है वहां तो मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। ऊपर वाले की कृपा से उसके बाद फिर नौकरी नहीं की कभी। जो फिल्म में जब तक है जान में हमारा पहला सीन है, तो और वो मेरी रजाई खींच के वो उठाते हैं, तो एक बार जब चादर खींची तो वो शाहरुख साहब थे वहां पर सामने, तो मैं तो लेटा हुआ था, मैं और गिर गया फिर यार ये अभी। और उन्होंने बोला हाय आई एम शाहरुख खान, तो मैं और तो मनोज सर को के साथ में जब पहला दिन था तो उस दिन भी मैं बहुत नर्वस था फैमिली मैन के टाइम पे, बट मनोज सर ने तो ऐसे कंफर्टेबल कर दिया एकदम कि उन्होंने हर कदम पे मुझे पुश किया है, हर कदम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जो जो प्यार मुझे देते हैं वो मतलब बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जब मैंने डिसीजन लिया था एक्टिंग करने का, तब मतलब बच्चा भी हो चुका था और एक अच्छी नौकरी थी, उसको छोड़कर आपको एक्टिंग में जाना है, तो हर कोई मेरे इस डिसीजन के खिलाफ था। मतलब मेरे जितनी सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई, मतलब उन्होंने अपने जेवर तक दे दिए मुझे, मैंने वो सारे बेच डाले। घर बेच दिया, जो हमने घर लिया था जब मैं नौकरी करता था उससे, जब जो मैंने घर खरीदा था। परेशान तो नहीं किया किसी कैरेक्टर ने। मैं किशोर कुमार साहब के, मैं तो मतलब किशोर भक्त हूँ एकदम। तो बचपन से ही मतलब रफ़ी साहब, मुकेश जी, हो दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ पूरे होंगे शायद उनमें, कुछ यकीनन टूट जाएंगे। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर फैमिली मैन के जेके तक, इस बीच भी ये लगातार कई सीरीज फिल्मों में आते रहे हैं, जिसमें फिल्म सीरीज में इनकी उपस्थिति रही, लोगों ने उसे बहुत सराहा। मैं वक्त को बिना ज़ाया करते हुए बात करता हूँ शारिब हाशमी साहब की। आपका स्वागत है थैंक यू, शारिब थैंक्स अ जी। लॉट। आपकी परवरिश मुंबई में ही हुई है। जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा माहौल था बचपन से, आप चूंकि मुंबई में पले बढ़े हैं, तो उस विषय में ज़रा एक बार। मुंबई तो मतलब मेरी बचपन में बहुत ही कमाल था। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं था 80s, अर्ली 80s में। तो वो मुंबई, और तब मौसम भी उतना ख़राब नहीं हुआ करता था। तो वैसे तो बहुत और मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे, जी। तो हम चौल में रहते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी एक्टर्स आया करते थे डैड से मिलने, तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी एकदम। और मुझे वो सब देख के बड़ा लगता था कि यार ये स्टार्स लोग बड़े कमाल होते हैं, मतलब लोग। और हमारा एक वो होता था कि यार यहाँ पे ना स्टार्स आते हैं हमारे एरिया में, ये लक्की के घर पे ना हीरो लोग आते हैं। लकी आपका हाँ, निकनेम मेरा है। निकनेम है। अच्छा। तो मैं डैड के साथ फिल्म पार्टीज में जाता था, स्क्रीनिंग्स पे, प्रीमियर, उस वक्त तो बड़े बड़े प्रीमियर्स होते थे, फिल्मों के मुहूर्त होते थे। तो वो बहुत शोबिज का असली शो देखा था मैंने उस ज़माने में, मतलब 80s और 90s में। बहुत ही मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, और शायद तभी मतलब बचपन में मैंने सोचा था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा। अच्छा। एक्टर वैक्टर तो आपको पता नहीं होता, तो वो हाँ। तो बचपन में तो ही बंदा सोचता है कि यार बड़ा होके बस हीरो बनूंगा। तो बचपन में जब आपके यहाँ राज बब्बर साहब, अनुपम खेर हाँ साहब, ये लोग लगातार आते रहते थे, इन लोगों का आना जाना आपके यहाँ था, वो कैसा महसूस होता था? हाँ, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि
मतलब उनकी जो मतलब उनकी वजह से जो बाहर पूरी भीड़ जमा हो जाती थी और उनके आसपास जो एक ऑरा क्रिएट हो जाता था, एक माहौल जो एक अलग सा बन जाता था, सब चकाचौंध सब हो जाते थे। तो वो देखकर मैं भी मतलब एज अ स्मॉल किड मतलब मुझे भी उसने मुझ पर भी बहुत बड़ा असर छोड़ा, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब जो भी करूँगा इस इंडस्ट्री में करूँगा। और मुझे तो मतलब बचपन में तो ये था कि मुझे हीरो बनना है बस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में हो और कभी कोई मेहमान आए हों और उन्होंने कह दिया हो कि यार लकी ज़रा कुछ कुछ एक्ट करके दिखा दे, कोई सीन नहीं करके दिखा दे, कभी सामना करना पड़ा इस टॉर्चर का? नहीं नहीं नहीं, थैंकफुली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे इस तरीके से उन्होंने कभी मुझे टॉर्चर नहीं किया कि ये करके दिखा या वो करके दिखा। मैं बचपन में बहुत शाई था असल में, वैसे भी अच्छा। बहुत समय लगा मुझे थोड़ा ओपन अप होने में। मतलब इनफैक्ट जब मैं 8th ग्रेड में जब मैं आया, 7th 8th ग्रेड के आसपास में, तब मैं थोड़ा खुलना शुरू हुआ। मैं उसके पहले जो मेरे अगल बगल में लोग बैठते थे बस उनसे मेरी दोस्ती होती थी, बाकी मैं किसी को जानता नहीं था। तब गाना शुरू किया मैंने स्कूल में, तो लोग मतलब वो डांस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कुछ ना कुछ चीज़ें कर ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब हिस्सा लेना शुरू किए तो फिर लोग दोस्त बने और मैं थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ। किन के गाने गाते थे आप उस वक्त? मैं किशोर कुमार साहब के, मैं तो मतलब किशोर भक्त हूँ एकदम। अच्छा। तो बचपन से ही मतलब रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर दा, ये मैं सुन सुन के ही बड़ा हुआ हूँ। और घर पर मतलब डैड काफ़ी मतलब जगजीत सिंह साहब, मेहदी हसन, गुलाम अली और सब ये सुना करते थे। तो वो भी मैं बचपन से मैं सुनता सुनता मतलब मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है। क्या बात है। और मिमिक्री बीच में कब जगह मिमिक्री बना में पाई? स्कूल में ही मैंने शुरू की। 10th ग्रेड में मैंने कुछ मतलब हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन था तब मैंने मिमिक्री की और वो लोगों को बहुत पसंद आई तभी। तो फिर मैंने काफ़ी कॉलेज में भी मैंने बहुत फिर उसको कंटिन्यू किया। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मिमिक्री करनी छोड़ दी थी मैंने। जब तक था तभी कॉलेज के अंदर तब तक था और मज़ा आता था मुझे वैसे। मतलब वो मुझे बाद में फिल्मिस्तान में काम उसने आया। काफ़ी हेल्प किया। इस बीच में थोड़ा एक सेंसिटिव सवाल है कि आपके पिता आपको पुश करते रहते थे कि एक्ट करो, अभिनय की तरफ जाओ। उनके रहते में आपका कोई अच्छा काम आ चुका था? नहीं नहीं, उनके रहते तो मैंने एक्टिंग ही वो नहीं की। मैंने एक्टिंग परस्यू ही नहीं की। मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर एक्टर, हीरो या स्टार बनूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा मैं उतना बड़ा नहीं हुआ। मेरी हाइट बस छोटी सी है और ऐसी एवरेज सा फेस है, तो मुझे लगा यार कुछ होना नहीं है एक्टिंग में। तो मैंने वो बड़े होते ही मैंने वो जो मेरा मतलब ड्रीम था कि एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है, वो तुरंत से पहले मैंने उसको रद्द कर दिया था उस ड्रीम को। और मैंने लेकिन मुझे करना जो भी था इसी लाइन में था, तो मैंने आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन 98। 98, हाँ। हाँ, हम तुम गोविंदा पे में। मरते हैं फिल्म थी, गोविंदा सर, उर्मिला जी, नव कुमार राजू जी डायरेक्टर थे उसके। तो वहाँ से मैंने फिर शुरू किया करियर। अच्छा, तो अब जैसे अब जिस मुकाम पर हैं अभी आप, तो कभी एक चीज़ का अफसोस है कि वो जिस तरीके से मुझे देखना चाहते थे, हाँ, वो तो मुझे उनको मैं नहीं दिखा पाया? अफ़सोस तो बहुत है और मुझे ये भी पता है कि इस वक़्त अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा, तो मतलब मेरे डैड से ज़्यादा इस वक़्त कोई और खुश नहीं होगा। मेरी जो भी मतलब जिस भी लेवल पे जितनी भी कामयाबी हासिल की है, तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होगी, मेरे डैड को होगी, जो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ, जो और मैंने कभी वो परस्यू नहीं किया लाइफ़ में। उनके रहते तो वो काश वो अगर ये देख रहे होते, आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहे होंगे। अब जिस भी ओटीटी पे, जिस भी सीरीज में आप आते हैं, वो धमाल कर जाता है। इसका क्या राज है? मतलब कैसे चूज कैसे करते हैं? स्क्रिप्ट है ये या डायरेक्टर के बेस पे या कैरेक्टर के उस पे कैसे डिसाइड करते हैं आप? ये एक्चुअली एक तरीके से ये जहाँ से शुरुआत हुई ना सीरीज़ की, उसने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना। अच्छा। क्योंकि फैमिली मैन मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद एक एक डल फेज़ आया था मेरे करियर में, जब कुछ ख़ास चीज़ें हो नहीं रही थी और जो अच्छी चीज़ें थी वो बाहर आ नहीं पा रही थी। इंडिपेंडेंट फिल्में थी वो बीच में अटक रही थी और शूट
रुक जाता था और फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी। तो ऐसे करते करते 3 साल निकल गए और कुछ हो नहीं पाया, लोग भी भूलने लगे। फिर फैमिली मैन का मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे मुकेश छाबरा साहब की कंपनी से ऑडिशन का कॉल आया। वैभव विशांत ने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे आज भी याद है। और जब ऑडिशन मैंने दिया तो मुझे लगा कि आज कुछ अच्छा किया है और अगर ये चीज़ हो जाती है तो शायद ज़िंदगी में कुछ हलचल मच सकती है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ऐसा 3-4 बार और लगा था और जब कुछ हुआ नहीं था, सेलेक्ट नहीं हुआ था मैं किसी में। तो वो ऑलरेडी मैं वो भी सोचता था कि यार ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये मेरे साथ नहीं होने वाली है, ऐसी भी मेंटालिटी हो गई थी कभी कभी। तो लेकिन जब और फिर हर अब आप जब अच्छा ऑडिशन देते हो तो आप फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि अब आएगा फ़ोन, अब आएगा फ़ोन। तो हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए तो कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन मुझे राज इंडी साहब के ऑफिस से फ़ोन आया और मैं फिर पहले डीके से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मुझे मेरा ऑडिशन उन्हें बहुत पसंद आया, बट वो पहले जो कैरेक्टर था वो घोष होना था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तू बंगाली तो लगता नहीं है और हम वी डोंट वांट यू टू पुट ऑन अ फेक एक्सेंट। तो किस किस रीजनल एक्सेंट के अंदर तुम कंफर्टेबल होगे? तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ तो फिर उन्होंने उसको घोष को जो है वो जेके तड़पते बना दिया अच्छा। और ऐसे ओटीटी की जर्नी शुरू हुई और फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया। स्कैम भी जब मुझे जय मेहता जो हंसल साहब के साहबजादे हैं, जो बहुत ही कमाल डायरेक्टर हैं, वो जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया था वो उल्टा थोड़ा झिझक रहे थे कि यार ये सिर्फ एक सीन है, वुड यू डू इट? मैंने, लेकिन जब वो उन्होंने जब सुनाया मुझे तो मुझे वो सीन भी इतना कमाल का लगा कि यार ये तो एक सीन में भी बहुत बात है कुछ करने के लिए। और इनफैक्ट और वो सीन इतना अच्छा जिस तरीके से शूट किया गया था, तो वो पहला टीजर जो है उसी सीन का बना था अच्छा। स्कैम का। और फिर ग्रेट इंडियन मर्डर आया तो वो फिर ओटीटी से चीज़ें मैं क्या चुनूंगा, एक तरीके से इन सब ने मुझे चुना है अच्छा। यहाँ पहुँचने से पहले मैं एक बार फिर से वापस जाऊँगा आपके एमटीवी के जर्नी की तरफ। ओके। एमटीवी में आप काम कर रहे थे और वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी फिल्म मिली। उस वक्त मैं चैनल भी में काम करता था। चैनल भी में काम करते हाँ थे हाँ। आप। तो उसका क्या प्रोसेस था और वहाँ क्या कर रहे थे आप? और उसी वक्त में आपको स्लम डॉग हाँ हाँ मिली थी, और उसकी क्या जर्नी है? वो एक्चुअली मैं स्लम डॉग मिलियनेयर, मेरे एक दोस्त हैं जो एमटीवी में काम करते थे, स्वप्निल कोरे। तो ही वाज असिस्टिंग इन द कास्टिंग। तो लवलीन टंडन जो कास्टिंग डायरेक्टर और को डायरेक्टर हैं स्लम डॉग मिलियनेयर की, तो स्वप्निल उनको असिस्ट कर रहे थे और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने बोला कि यार एक ये फिल्म है डैनी बॉयल में। मैं तो एकदम तब मैं चैनल भी में नौकरी कर रहा था एज अ राइटर। तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए। तो मैं जब ऑडिशन दे रहा था तो डैनी साहब खुद उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और वो जो दूसरे क्यूज़ हैं दूसरे कैरेक्टर के, वो मुझे क्यूज़ दे रहे थे। तो मेरे लिए तो वो बहुत, यार डैनी बॉयल, दी डैनी बॉयल इज टेकिंग माय ऑडिशन। एक सीन था वो, ऐसा कोई रोल भी नहीं है कि इट्स नॉट अ कैरेक्टर इन द फिल्म। एक सीन है जो आके चला जाता है, किसी को उसके फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट उन्होंने उसके लिए भी ऑडिशन मेरा लिया और वो भी खुद उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। और तब मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की तो वो बहुत हंसे थे उस वक्त। और जब मैं शूट पर पहुंचा तो मैं उनसे मिला। तो पहले दिन शूट नहीं हो पाया था, एक दिन का ही काम था, तो वो बफर डेज लिए हुए थे। तो शाम को जब वो मिले तो मुझे उन्होंने माफ़ी मांगी। वो बोल रहे हैं कि आई रियली अपोलोजाइज, वी कुडंट शूट विद यू टुडे। यार आपको मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने बोला कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट? तो मैंने बोला यस सर। तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड योर लाइन विच यू इम्प्रोवाइज्ड इन द ऑडिशन, सो यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। तो मैं बोला ये मैंने कोई ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं किया था। हर एक्टर इम्प्रोवाइज करते हैं, अभी सभी इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। ऐसा नहीं कि कुछ अलग मैंने किया, बट उसको जिस तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज किया, मेरे लिए मेरे दिल में उनके लिए इज्जत 100 गुना बढ़ गई तब तक कुछ अंदाजा था कि ये फिल्म
किस तरफ जाने वाली है? वो अंदाज़ा उस वक्त तो मुझे बिल्कुल नहीं था, बट एक इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा होना, भले छोटा सा, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो और जब रिलीज़ के बाद जो हंगामा हुआ वो तो कमाल था। तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तब तक आपकी शादी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो गया था। तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि फुल टाइम आप एक्टिंग की तरफ अब तैयार हैं जाने के लिए? ये मैंने असल में जब मैं नौकरी कर रहा था चैनल वी में ही, उसी दौरान एक और फिल्म भी की मैंने, हाले दिल, ओके। जिसमें नकुल मेहता जो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब टेलीविज़न के सुपरस्टार हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनका डेब्यू हुआ था और अध्ययन सुमन का डेब्यू हुआ था उसमें। तो मेरे मेरे मैं नकुल के दोस्त का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था उसमें। तो वो भी 3-4 दिन का काम था और वो भी ऑफिस से छुट्टी ली थी और एक्टिंग करके वापस नौकरी पे लग गया था। तो ये इस तरीके से लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बुलाने लगे थे, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि यार मुझे एक्टिंग को अपना करियर या पेशा बनाना है। मैं अपनी नौकरी से खुश था, शादी हो चुकी थी, मुझे वो कंफर्ट जोन था कि अच्छी पगार आ रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उस हिसाब से मुझे कोई वो ऑडिशन के चक्कर काटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर मुझे एक और नमित दास, एक बहुत अच्छे एक्टर है, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्होंने मेरा नाम कहीं रेकमेंड किया धोबी घाट फिल्म के लिए, जिसमें प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का एक रोल था। तो उसके लिए मैं गया, ऑडिशन दिया और काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए और मैं फिर सेलेक्ट कर लिया गया और फिर कॉस्ट्यूम्स भी हो गए, डेट्स भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर 15 कुछ दिन पहले शूट के मुझे किरण राव ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि थोड़ा हम लोग शारिब वी वर गोइंग थ्रू योर टेप, थोड़ा लुक वाइज ना यू आर नॉट फिटिंग द पार्ट, थोड़ा कुछ मतलब जम नहीं रहा है। और तो मैंने, अब वो उनकी फिल्म है, उनकी कहानी है, उनके किरदार हैं, तो उनको ऑफ कोर्स ज़्यादा पता होगा, और तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। जब उन्होंने बोला कि नहीं जम रहा है तो फिर मतलब उन्होंने बोला अब इस बार नहीं होगा, लेकिन हम बाद में फिर कभी काम करेंगे। एंड शी वॉज़ रियली स्वीट, मतलब मैं उनके डिसीजन से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बुरा लगा। जो वो रिजेक्शन था उससे मैं एकदम आई वॉज डेवस्टेटेड, मतलब मैं रात भर काफ़ी रोया था। और अगले दिन मैं अपने ऑफिस गया और मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया, 1 महीने का नोटिस दिया। अरे और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है लाइफ में और कुछ नहीं करना है। क्या जुनून, एक पागलपन सवार हो गया था कि अब मुझे क्या, किसको क्या प्रूव करना था वो भी नहीं पता, बट बस वो उसने मुझे कुछ ट्रिगर किया। कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ट्रिगर दे देती है कि जिससे आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो वो फ़ोन कॉल मेरे लिए वो लाइफ टर्निंग इवेंट था मेरी लाइफ का। साबित हुआ। हाँ मुंबई में जब बारिश हुई थी हाँ 2005 में, उसकी एक मेमोरी है। हाँ। अरे यार, पेनफुल है 2005 नहीं नहीं, पेनफुल तो नहीं है ऐसे। अच्छा, मतलब क्या क्या हुआ 2005 में, मतलब मैं उस वक्त मैं एमटीवी में काम करता था जी। और तब हम उस दिन मंगल पांडे का प्रमोशन शूट कर रहे थे, प्रमोशनल वीडियोस और कुछ थे। आमिर साहब भी उस दिन आने वाले थे और मतलब इनफैक्ट वो पहुंच भी गए थे। मैं उस दिन मतलब पता नहीं, मैं थोड़ा आलस हो रही थी मेरे क्या कहते हैं उसको, मैंने बोला था कि मैं घर से काम करूंगा आज, जो भी स्क्रिप्ट है मैं वो घर से लिख कर भेजूंगा। तो उस वक्त मैंने WFH का प्लान बनाया था 2005 में। तो मैंने दोपहर तक मैंने थोड़ा लिखा विखा काम किया, उसके बाद मैं खाना खा के सो गया। मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, तो 3 बजे के आसपास कुछ मेरा हाथ जो है वो पलंग से ऐसे ऐसे बाहर गया, तो मुझे पानी लगा मेरे हाथ को। मेरी आंख खुली तो पूरा का पूरा घर जो है पानी से भरा हुआ था। वॉशिंग मशीन उल्टी पड़ी है, फ्रिज तैरता हुआ कहीं जा रहा है। मैं पूरा सब इधर तीतर बीतर हो गया। तो मैंने दरवाजा खोला तो और पानी अंदर आया। तो मैंने सबसे पहले, उस वक्त मेरी दिल की जो सबसे करीब चीज थी वो थी डीवीडी प्लेयर। सबसे पहले मैंने अपना डीवीडी प्लेयर 3rd फ्लोर में किसी के घर पे रखा। फिर कंप्यूटर, उस वक्त तो कंप्यूटर पूरा वो बड़ा वाला वो था, तो वो सब जाके रखा, टीवी रखा। इन सब चीज़ों के बाद में फिर मैं बाहर निकला तो यहाँ तक पानी था। और मतलब एक बाहर ऐसा, मतलब डरावना सा, जो हॉरर फिल्मों में जैसे मंजर होता है वैसा लग रहा था, चारों तरफ पूरा पानी पानी। और मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे सामने से एक सांप गुजरा। अरे बहुत ही हालत ख़राब थी।
मेन रोड पर जब पहुंचा तो वहाँ लोग मतलब ऐसे डिवाइडर पे चलते हुए आ रहे हैं और सब तरफ पानी ही पानी। और मेरी वाइफ ऑफिस में थी और कोई उस वक्त तो फोन्स जैम हो गए थे, कोई दूर थी कांटेक्ट नहीं आपसे? कर पा रहा था। हाँ, वो दूर थी आपसे? हाँ, वो अपने ऑफिस में थी। अरे अंधेरी चकाला से वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से वो चलकर घर तक आई। बड़ा वो आज भी जब मैं सोचता हूँ, और उस वक्त और फिर जब हम वापस घर जाने लगे तो पानी सर से भी ऊपर चला गया था, तो हम अपने घर भी नहीं जा पाए। मैं फिर किसी और दोस्त के घर पर उस रात को रुका, और नेक्स्ट डे जब घर पर गए तो सब इधर से उधर चीज़ें पूरी तहस नहस हुई पड़ी थी। मेरा बहुत सारा बचपन की मेरी काफ़ी मेमोरीज, पिक्चर्स विक्चर्स जो मेरे कबर्ड में पड़े थे, डैड की मैगजीन्स की कटिंग्स, सब मतलब वो हो गया, गल गया पूरा। गल गया पूरा पानी में, पूरा पैरासाइट चल रहा था। फिल्मिस्तान का सनी, ये किरदार हाँ, आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है उस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल। पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर, ऑस्कर। दूसरी फिल्म जिसमें आप फिर लीड में थे, जी, सनी, नेशनल अवार्ड। ये कैसे मिला और इसका ये प्रोसेस क्या रहा? ये चूंकि आपने अभिनय को लेकर कोई एक ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाई। मेरा तो थिएटर बैकग्राउंड भी नहीं है, मैंने थिएटर भी फिल्में करने के बाद किया है। अच्छा, तो फिर वो उस वक्त कितना चैलेंजिंग रहा होगा? चैलेंजिंग तो बहुत था, क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़कर मैंने जब ऑडिशंस देना शुरू किया तो 2009 के आसपास, तब तक मेरी उम्र कुछ आई वाज 33। तब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, एक नया करियर शुरू करने किया, और वो भी एक्टिंग, जो कि मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल है और जिसका कुछ आप बोल नहीं सकते कि क्या होगा। तो 3 साल तक जब मैं ऑडिशन देता रहा तो तब भी कुछ हुआ नहीं। एक ऐड मिला एक शॉर्ट फिल्म की, बट कुछ हो नहीं पाया। तो मुझे मतलब घर की जिम्मेदारियां भी थी, कर्जे चढ़ रहे थे, सेविंग्स तो ख़त्म हो गई थी, उल्टा कर्जों में डूब गया था मैं। तो मुझे फिर दोबारा नौकरी करनी पड़ी, मतलब हार कर। और मैं यूटीवी बिंदास में मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पर कुछ महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया, जो ये YRF में कास्टिंग करती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया, और मैंने ऑडिशन दिया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। उसी दौरान फिल्मिस्तान, नितिन कक्कर जो मेरे दोस्त हैं, वो लिख रहे थे, हम दोनों मिलकर आपने उसकी डायलॉग भी स्क्रिप्ट पे लिखा काम है? कर रहे थे। हाँ, मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे। जी। तो वो चल रहा था, उसे भी एक प्रोड्यूसर मिल गया, तो उन्होंने भी मुझे मेन लीड के लिए ऑडिशन करने को कहा। वो मैंने ऑडिशन दिया, वो भी प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गया। तो सडनली मतलब जिस तितली के पीछे 3 साल तक मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए, जब मैं थक हार के बैठ गया तो वो अपने आप मेरे कंधे पे आकर बैठ गई। खाने पे आगे बैठ गई। उसका तो क्या फिल्मिस्तान तो उस तरीके से फिल्मिस्तान जब मिली, तो मैंने अपने ऑफिस में इतना डरा हुआ था वो पिछले 3 साल से, जो पिछले 3 साल जो मैंने टाइम देखा था, बहुत बुरा दौर था वो मेरा, तो मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ छुट्टी मांगी कि भाई, और दोनों की शूट एक साथ आ गई, जब तक है जान और फिल्मिस्तान। तो 1.5 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए थी, और तो मेरे जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि यार 1.5 महीना तो छुट्टी नहीं दे सकता मैं। तो मैंने बोले या तो तू एक्टिंग कर ले या नौकरी कर ले। तो फिर मैंने बोला यार ये अब ये मौका जो है YRF के साथ, यश जी के साथ काम करने का मौका, और एक फिल्म में जो मुझे पता है जिसकी स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत है, उसमें मेन लीड प्ले करने का मौका, तो वो मैंने बोला कि अब मैं भले वापस दोबारा नौकरी करनी पड़े, लेकिन जिनको मेरे पैशन की कदर नहीं है वहाँ तो मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। तो वो मैंने नौकरी छोड़ दी, और ऊपर वाले की कृपा से उसके बाद फिर नौकरी नहीं की कभी। फिर जब तक है जान हुई, फिर फिल्मिस्तान हुई, और फिल्मिस्तान का जो प्रोसेस था वो तो बहुत खूबसूरत, और हमने मतलब दिल जान खून पसीना सब एक कर दिया था इस फिल्म को बनाने में। पूरी फिल्म का शूट 20 दिन में किया हमने। 20 दिन में पूरी फिल्म खत्म पूरी हो फिल्म खत्म हो गई। जब तक है जान का एक गाना हमने 9 दिन में किया था। अच्छा। फिल्मिस्तान हमने पूरी फिल्म 20 दिन में खत्म कर दी। इसका फिल्मिस्तान में क्या प्रेशर रहा था? कुछ रहा होगा प्रेशर, में कुछ इंसिडेंट्स? तो मतलब अभी काफ़ी 2012 में हमने शूट की थी फिल्म। हाँ। तो बट ये था कि हम 80 किलोमीटर दूर एक गांव था बीकानेर से, जहां हम शूट करते थे, वीरवाड़ा, जिसका मैप में भी उस वक्त एग्जिस्टेंस नहीं था। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो हमने बेस अपना बीकानेर में बनाया था, और हम रोज़ 80 किलोमीटर अप डाउन करते थे। तो उसके लिए हमारी नींद भी थोड़ी कम हो जाती थी, और शूट भी हम
करते थे, मतलब 14 घंटा, 12 से 14 घंटा। तो उस तरीके से मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और वहाँ कोई कोई वैन नहीं थी, कोई वैनिटी वैन्स नहीं थी, कोई कोई रूम्स भी नहीं थे, मेकअप रूम या जहाँ पर हम रेस्ट करें, कोई पलंग भी नहीं था। एक चारपाई थी जिसके लिए सारे लड़ा करते थे कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो उस तरीके से मतलब हमने वो फिल्म बनाई और बहुत हंसते खेलते बनाई। ऐसे नहीं कि हम बहुत तकलीफ में यार अभी इतना सारा काम करना है, वैसे नहीं। हमने बहुत हंसते खेलते और सभी, कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक, गोपाल दत्त और जितने भी मेरे को एक्टर्स थे, खासकर हम चार की तो मतलब एक के मैक्सिमम सीन्स थे इस फिल्म के अंदर। तो वो हमारी बहुत ही कमाल की स्पेशल बॉन्ड बन गया हमारा। और आज भी है कुमुद जी के साथ में। मैं अभी भी हमने तो अब 6 फिल्में कर ली हैं साथ में। आपने कुल कर ली है। हाँ, इनाम के साथ में भी मैंने कई फिल्में की, गोपाल के साथ में मुझे और काम करना है, पता नहीं है हमारा क्यों हम दोबारा। लेकिन मुझे थिएटर में लाने का श्रेय गोपाल को जाता है, क्योंकि फिल्मिस्तान में जब हम शूट कर रहे थे तो गोपाल बोलता था तू थिएटर का बंदा है, तू थिएटर का बंदा है, तू थिएटर कर। अच्छा। तो मैंने कहा मैं थिएटर का बंदा कैसा होता है मुझे पता नहीं। तो वो एक फिर प्ले कर रहे थे, एक चिल्ड्रंस म्यूजिकल, टुन्नी की कहानी। तो वो डायरेक्ट कर रहे थे, लिख रहे थे सब। तो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया 2 कैरेक्टर्स में, और वो तब मैं फिर मेरी थिएटर में एंट्री हुई। फिर मैंने और 3-4 प्लेस किए उनके ही ग्रुप में, और इमरान रशीद साहब हैं उनके ग्रुप के साथ में। और बहुत मज़ा आया मुझे, मतलब थिएटर करके। बहुत कमाल का एक, आपको जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और जनता आपको उसी वक्त अगर आपको आपने कुछ रिएक्शन जो मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसका एक हाई अलग है। हाँ, वो है कि लगे बहुत, हाथ आपने हाँ, जो किया वो आपको सामने आ गया भाई, सामने मिल गया। उसके लिए आपको अगले दिन कलेक्शन का वेट नहीं करना है। ओके। शाहरुख खान, पहली मीटिंग, आप सोए हुए हैं और शाहरुख वहां आ जाते हैं और आपकी बेहोशी सी हालत। मैं सोया हुआ नहीं था, हम सीन रिहर्स कर रहे थे जिसमें मैं लेटा हुआ होता हूँ, मतलब सोया हुआ होता हूँ। और वो जो फिल्म में जब तक है जान में हमारा पहला सीन है, तो और वो मेरी रज़ाई खींच के वो उठाते हैं। तो मैं जो अक्षत कपिल, यश जी के चीफ थे उस फिल्म में, उनके साथ में मैं रिहर्स कर रहा था कि वो खींचते थे रज़ाई और फिर मैं डायलॉग बोलता था, अरे यार, और ये वो फिर से। तो एक बार जब चादर खींची तो वो शाहरुख साहब थे वहां पर सामने। तो मैं तो लेटा हुआ था, मैं और गिर गया फिर, यार ये अभी। और उन्होंने बोला हाय आई एम शाहरुख खान, तो मैं और तो मतलब मुझे इतना मज़ा आया उनके साथ काम करके। मतलब ही वो एक सेकंड के लिए उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब मैं शाहरुख खान हूँ, किंग खान हूँ, या बहुत ही मिलनसारी के साथ में मतलब वो उन्होंने मेरे साथ काम किया। और जब शूट पहले दिन का पैकअप हुआ तो उन्होंने बोला कि शायद आपके साथ काम करके मज़ा आया। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा मतलब वो था। मैंने उनको बोला कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या कहूँ, बट आप मेरे भाव से समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। वो कितना सपोर्ट करते थे शूट में? शूट में तो वो एक्टर दोस्त का आपने? हाँ, तो वो तो मतलब जब शूट पर हैं तो वो पूरी तरह से फिल्म की बेहतरी के लिए और सीन की बेहतरी के लिए ही की तरफ ही वो काम करते थे। और वो इनफैक्ट उन्होंने मेरी 1-2 लाइनें इम्प्रोवाइज करी, जो कि मतलब बहुत बढ़िया मतलब वो था। तो मुझे बहुत उनके साथ काम करके बहुत बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मैं वापस काम करूँ उनके साथ, पता नहीं कब मौका मिलेगा, लेट्स सी। कोई नर्वसनेस? नहीं, नर्वसनेस जब मैं मिलता हूँ तब होती है, या मतलब जब मैं ऑ में होता हूँ, सभी जिनको मैं पसंद करता हूँ सारे एक्टर्स को। लेकिन जब कैमरा रोल होता है तब तो हम किरदार हैं सारे। तो मनोज सर के साथ में जब पहला दिन था तो उस दिन भी मैं बहुत नर्वस था फैमिली मैन के टाइम पे, बट मनोज सर ने तो ऐसे कंफर्टेबल कर दिया एकदम कि वो तो मतलब वो मेरे मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, बिग ब्रदर, आप मतलब टीचर, सब मतलब ऑल रोल्ड इनटू वन है मनोज सर। तो बहुत उन्होंने हर कदम पे मुझे पुश किया है, हर कदम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जो जो प्यार मुझे देते हैं वो मतलब बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जेके और श्रीकांत सेट पर जिस तरह से दिख रहे हैं, हाँ, सेट के पीछे कैसे हैं? सेट के पीछे प्यार है बहुत बहुत। अब मस्ती भी है, हम बहुत मस्ती करते हैं।
लेकिन वो सीनियर और जूनियर वाला जो जेके और श्रीकांत में नहीं है, हम तो आपस में मतलब ऐसे दोस्तों की तरह बात करते हैं, मतलब गाली गलौज के साथ, वो मैं मनोज सर के साथ नहीं कर सकता। ही इज मतलब वे टू सीनियर फ्रॉम मी, और वो जिस ओहदे पे हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वो एक उसकी इज्जत तो मुझे करनी पड़ेगी। बट उसके बावजूद मतलब हम मस्ती बहुत करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, और वो मुझे बहुत डांटते भी हैं मस्ती में, और बहुत प्यार भी करते हैं, और बहुत मतलब उनसे तो मुझे सिर्फ सिवाय प्यार और रिस्पेक्ट के कुछ नहीं मिला है। जो फैमिली मैन में वो जेल वाला सीक्वेंस है जिसमें आप दोनों अंदर बंद हैं, उसके बारे में कुछ वो बहुत ही सीन कॉमिक के सीन उस है सीन वो। इनफैक्ट उस सीन को सिर्फ एक पेज में लिखा गया था, और पॉइंटर्स थे उसके कि हमको जेल में बंद कर दिया गया है और अब आप लोगों को लड़ना है इसके साथ में, मोटा मोटा उसके वो थे। हम फिर जब शुरू हुआ उसका शूट, तो फिर तो मतलब हम नॉन स्टॉप बोलते गए, हम रुके ही नहीं, और बहुत काफ़ी कुछ उसमें इम्प्रोवाइज किया गया, और बहुत मज़ा आया वो सीन करने में। और राज एंड डीके भी कट करने को तैयार नहीं थे उस दिन। चल रहा है। वो हाँ, सुपर सब, मतलब इतना मज़ा आया था वो सीन करने में। और उस दिन मनोज सर के कान में काफ़ी दर्द था, उनको काफ़ी पेन था, और वो उसके बावजूद मतलब दवाई ववाई ले रहे थे, और उसके बाद में भी वो शूट कर रहे थे, और ऐसा मतलब एनर्जी वाला सीन है वो, फिर भी उन्होंने वो उस दर्द के बावजूद वो उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब कमाल है। क्या बात है। जेके और लोलाग दो पे ज्यादा कौन पसंद है? अरे भाई, ऐसे सवाल मत पूछा करो तुम। मैं मतलब लोलाग मुझे बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है, मुझे उससे बहुत प्यार मिला है, और असुर बहुत कमाल का सीरीज़ है, एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच एन अमेजिंग सीरीज़, जिसमें मुझे अरशद सर के साथ काम करने का मौका मिला, वरुण और रिद्धि बहुत ही कमाल हैं, ओनी सर इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, गौरव शुक्ला जिन्होंने लिखी है ये कमाल की स्क्रिप्ट, सब बहुत ज़बरदस्त टीम। मतलब मैं हमेशा जब हम शूट करते थे तो मुझे बहुत मज़ा आता था, और जेके ने तो मतलब जेके तो यार, अभी जेके तो जेके है, जेके तो जेके है, जेके। उसको रिप्लेस अब आप भले मतलब इस वक्त थोड़ा सा मैं बायस होना पड़ेगा, अगर आप दोनों में से एक नाम चुनने की ज़्यादा ही जिद करेंगे तो मुझे जेके ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि जेके ने जो मुझे दिया है वो मतलब अलग मतलब वो लेवल पे गया है। मुझे मेरा पहला फिल्म फेयर मुझे जेके की बदौलत मिला है। अच्छा। तो यस, तो जेके तो बहुत स्पेशल है। मैं राज एंड डीके, मुकेश आबरा भाई, अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन सब को मतलब मैं तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत कैरेक्टर दिया, जेके। बबलू का कैसे मिला था? बबलू बबलू भैया बड़ा बबलू भैया वो अलग ही। हाँ, बड़ा अलग सा कैरेक्टर था। और जब मुझे कास्टिंग बे से फ़ोन आया था, और जब मुझे इसके लिए अप्रोच किया गया तो मुझे ऑडिशन देना था इसके लिए, क्योंकि वो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं पुष्कर गायत्री, जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम वेदा भी बनाई है, तो वो कह रहे थे कि यार ये थोड़ा दिखने में ना स्वीट सा बंदा है, उस कैरेक्टर में ये जमेगा नहीं। तो वी आर नॉट वेरी श्योर, बट वी वांट टू टेस्ट हिम, वी वांट टू सी हाउ ही डज इट। मैंने जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने बोला भाई ये तो बड़ा कमीना भी है। तो और फिर उस तरीके से फिर मेरी उसमें एंट्री हुई, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था पूरा। मेरे जो 3 लुक्स हैं उस पर काफ़ी मेहनत की गई, पूरा कॉस्ट्यूम, लुक्स, मेरा मेकअप, हेयर, तीनों लुक्स में अलग है। तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो जब हम शूट कर रहे थे अबू धाबी में, और एक अलग माहौल था, एक अलग पूरा। और फर्स्ट डे जब ऋतिक के साथ में काम किया, मतलब ही हैड वेरी encouraging थिंग्स टू से अबाउट मी, तो मुझे मेरा तो मतलब उस दिन बन गया था। मतलब वो बहुत जब मैं क्यूज़ दे रहा था तो उन्होंने मुझे अब क्यू तो हम उसी एनर्जी के साथ देते हैं जैसे हम खुद जब हमारा शॉट होता है, बट वो उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्यूज़ में। अरे यार ये अब वही, ये मैंने कोई ऐसे आउट ऑफ द वे जाके ऐसा कुछ नहीं किया। सभी इनफैक्ट सारे एक्टर्स इंसिस्ट भी करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे जो सामने वाला एक्टर है जब मुझे क्यू दे,
जब वो नज़र नहीं आ रहा है तब भी वो पूरी इंटेंसिटी के साथ थे। बट उन्होंने थैंक्स कहा, मतलब मैं, इट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम। तो हम तो काम ही कर रहे हैं, तो और बहुत मज़ा आया। विक्रम वेदा, बबलू, और जब रिलीज़ हुई फिल्म और जो रिस्पांस मुझे मिला बबलू भैया के लिए, मुझे मतलब आई एम रियली रियली थैंकफुल अगेन टू पुष्कर गायत्री एंड कास्टिंग बे कि मुझे इस फिल्म में उन्होंने, मतलब उस कैरेक्टर में स्पेशली, क्योंकि वो बहुत अलग किस्म का कैरेक्टर था जो मैंने पहले कभी किया ही नहीं था, तो वो उसमें मुझे देखना, वो मुझे मतलब बहुत अलग रहा। अलग लगा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उसमें उस किरदार में उन्होंने मुझे देखा। यश चोपड़ा जी। से लेकर राजन डी के कहेंगे यश चोपड़ा साहब के बारे में? यार यश जी तो मतलब डार्लिंग 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 स्वीट हार्ट इंसान थे एकदम। मतलब इतना वार्मथ वो लेकर आते थे जब वो सेट पर पहुंचते थे। हर किसी को, मतलब चाहे वो लाइट बॉय से लेके मतलब शाहरुख साहब तक, सबकी केयर करते थे वो। सबसे पूछेंगे खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया कुछ। मुझे एक दिन हमारा छुट्टी का दिन था लंदन में, जब हम, तो मुझे लिफ्ट में मिले तो बोला, तो शरीफ ऐश कर रहा है कि नहीं लंदन में? जैकेट शुकेट चाहिए तो ले लेना आके। तो ठंड थी वहाँ पर बहुत। जैकेट शुकेट जब उन्होंने बोला अरे यार ये इतना प्यारा आदमी है, बहुत बहुत। और मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था, मतलब हमेशा याद रहेगा, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। काम करवाने का तरीका कैसे था उनका? मतलब आपने कई डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, इन दोनों में क्या फ़र्क था? काम कराने का तरीका बहुत ऑर्गेनिक था, ऐसा कोई मतलब अलग से वो, मतलब टेक लेने से पहले 10 वर्जिश की मतलब वो उठक बैठक नहीं कराते थे, वो सीन समझाते थे और उस माहौल में पूरा वो लेकर जाते थे। और जब हम उसके पहले क्या हुआ है वो समझाते थे, किरदार के बारे में फिर से बताते थे। और वो कहते थे कि बस बी योरसेल्फ। मुझे जब तक है जान में तो मुझे यही था कि तू ही रहे। जो शारी वाशमी ना वही जैन है। सो यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। क्या बात है। फैमिली मैन 3 हाँ, कब आने की गुंजाइश है? जेके की शादी वादी होगी उसमें? अरे यार पता नहीं, 3 का शूट अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन होपफुली इसी साल हम करेंगे। अभी उसकी स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन आई एम श्योर हम जब शूट करेंगे और जब आएगा आप जनता के सामने तो मचाएगा। मचाएगा। बहुत बहुत एक्साइटेड है हम। थैंक यू देखने के मैं आई कांट वेट टू गो ऑन द सेट्स एज जेके, क्योंकि मेरे वो बहुत पसंदीदा किरदार है और मैं चाहता हूँ कि उसके और 10 सीजन्स बने। जेके की शादी नहीं हुई है लेकिन हाँ आपकी हो चुकी है। हाँ, और मेरी इस होशी, मेरे तो साल- 2 बच्चे भी हैं। हाँ, कैसा चल रहा है? कितनी सपोर्टिंग रही है? मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरा बहुत, जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी बेगम का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैंने डिसीजन लिया था एक्टिंग करने का, तब मतलब बच्चा भी हो चुका था और एक अच्छी नौकरी थी, उसको छोड़कर आपको एक्टिंग में जाना है, तो हर कोई मेरे इस डिसीजन के खिलाफ था। मतलब कोई, मतलब ये नहीं कह रहा था अरे तू पागल हो गया है क्या, ये एज देख तेरी, और साथ में फैमिली है, उसके अंदर तुझे एक्टिंग करनी है। तो सब उस चीज़ को लेके वो थे कि, और वो लोग भी मेरे भले के लिए ही सोच रहे थे। बट मेरी बेगम ने बोला था कि यार अगर तुझे एक बार, मतलब इफ़ यू वांट टू गिव इट अ फुल शॉट, तो फिर मतलब जस्ट गो फॉर इट। और उन्होंने मेरे डिसीजन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था और हर तरीके से सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने बहुत, जब कुछ काम नहीं हो रहा था तो उन्होंने फिर से नौकरी भी कर ली। मेरे जितनी सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई, मतलब उन्होंने अपने जेवर तक दे दिए मुझे, मैंने वो सारे बेच डाले। घर बेच दिया, जो हमने घर लिया था जब मैं नौकरी करता था उससे, जब जो मैंने घर ख़रीदा था वो घर भी बेचना पड़ा। और उन्होंने एक बार भी मतलब उफ नहीं की या चू तक नहीं की कि यार ये क्यों कर रहे हो या बस हो गया। उल्टा मैंने एक दिन कहा कि यार ये जो मैंने डिसीजन लिया है एक्टिंग करने का, मेरी वजह से तुम सब लोग सफ़र कर रहे हो। तो उसने बोला यार ऐसा मत बोलना, क्योंकि तेरे साथ में हम सब भी ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर तुम मतलब हिम्मत हार जाओगे तो हमारा
हम भी मतलब पूरी तरह से टूट जाएंगे, और जो हमने इतना सब कुछ साथ में देखा है वो इट विल ऑल बी फॉर नथिंग। तो ऐसा मत बोलना कि ये डिसीजन गलत था। कम से कम कोशिश तो की तुमने, और तुम कोशिश कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोशिश करते ही नहीं तो जिंदगी भर ये मलाल रहता कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की। तो ये उन्होंने समय दे पाते हैं। हाँ, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ। जब बॉम्बे में शूट रहता तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। जब आउटडोर, लंबा आउटडोर निकलता है, तब थोड़ा फैमिली को मिस करता हूँ। बेटी ज़्यादा मिस करती है मुझे, क्योंकि वो थोड़ी छोटी है, अभी 9 साल की है। बेटा 15 साल का है। तो वो घूमने अब जाते थोड़ा, हैं? हाँ घूमने जाते हैं? हाँ हाँ जाते हैं। काफ़ी साल में, मतलब पिछले साल तो हमने 2 ट्रिप्स मारी हैं। और मेरा सबसे लॉन्गेस्ट फैमिली वेकेशन था पिछले साल में। हम यूएस गए थे 21 दिन के लिए, और बहुत बहुत मज़ा आया था। किड्स वर हैप्पी, वाइफ वाज हैप्पी, और मैं भी बहुत खुश। यहाँ कौन सी जगह पसंद है जहाँ आप गए हो या जाना? मुझे हम अभी उत्तराखंड गए थे लास्ट ईयर ही, और मुझे ऋषिकेश जाकर बहुत मज़ा आया था। मुझे लगा कि वहाँ पे और दिन बिताने चाहिए थे, इसके लिए हम एक बार वापस रिविज़िट मारेंगे ऋषिकेश में। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। केरला मुझे बहुत पसंद है, राजस्थान बहुत पसंद है, कश्मीर, मतलब इंडिया में तो यार ज़बरदस्त ज़बरदस्त लोकेशंस हैं बहुत। अभी मैं पूरा दिसंबर जो है, नवंबर और दिसंबर पंजाब में हम शूट कर रहे थे। तो कुछ दिन चंडीगढ़ में थे, कुछ दिन पटियाला में थे, कुछ दिन अमृतसर में थे। मज़ा ही आ गया एकदम। 5-6 किलो वज़न भी बढ़ा लिया वहाँ पे, लस्सी वस्सी और पराठे खा खा के। इसीलिए आपका मीठा नहीं खा रहा हूँ अभी मैं। थोड़ा सा खा सकते हैं। किसी चीज़ का मलाल? नहीं नहीं, मलाल तो किसी चीज़ का नहीं है। एक है कि मैंने डिसीजन मेरा एक्टिंग करने का बहुत लेट लिया लाइफ में। काश मुझे पहले पता होता तो वो जो 10 साल 15 साल जो मैंने बिना एक्टिंग के गुजारे, उसमें भी मैं, मतलब अगर शायद मैं एनएसडी जाता, या फिर एफटीआई या कोई फिल्म स्कूल जाता। वो मेरे दिमाग में, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो मेरी जो हाइट का जो एक कॉम्प्लेक्स था कि यार इस हाइट के लोगों को कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, वो उससे बाहर निकलने में मुझे 10 साल लगे। तो लेकिन ये भी है कि जो जब जो होना है तब तक सो होता है। सबका अपना अपना वक्त मुकर्रर है, तो है, यही चीज़ है। आपकी फैमिली के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले और आने के बाद। वो कैसे टैकल हुआ? फैमिली तो अभी बहुत खुश है, बहुत प्राउड है, और मेरी कामयाबी में वो मतलब पूरे 100% शामिल हैं, भागीदार हैं। तो मतलब जब बाहर लोग सब जब सेल्फी वेल्फी लेते हैं तो वो सब उन्हें खुशी होती है। बेटा बेटी दोनों, मतलब बेटी इतना, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने ज़्यादा काम देखा भी नहीं है, क्योंकि सारे, मतलब चाहे वो फैमिली मैन हो, अभी वो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसने कुछ काम देखा नहीं है। तो वो मैंने एक टीवी शो का एक एपिसोड किया था, बेस्ट ऑफ लक निकी, वो देखती रहती है पूरा दिन। बहुत बढ़िया। सरप्राइजेस पसंद है? सरप्राइजेस पसंद है? हाँ हाँ, बहुत पसंद है भाई। आपने किसी को सरप्राइज किया हो या आपको किसी ने सरप्राइज किया हो? मैं एक दिन, मतलब शूट पे था लखनऊ में, और मेरी बेगम का बर्थडे था 20 जनवरी है, अभी कल ही है। अच्छा। तो उस वक्त मेरा शूट हो, मैंने कहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और शूट चलने वाला है। और लेकिन मैंने, मतलब मुझे छुट्टी मिल गई थी। मेरा 19th को ही पैकअप हो गया था, और मतलब 20 को मुझे शाम के आसपास की, नहीं 19 को पैकअप हुआ, और मैंने रात की फ़्लाइट पकड़ी। और जब मैं वो दोस्त के घर पर थे सब, और मैं उसके एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने दोस्त के घर गया, और वहाँ पर जब बेगम ने देखा तो वो मतलब बहुत खुशी के मारे एकदम पागल हो गई। असलम क्या है अभी जो आपकी हाँ, फिल्म जो कल ही आ रही कल है, ही रिलीज और है, कल आपकी बेगम का भी बर्थडे भी है। तो, हाँ हाँ, मेरी तरफ तो से ये बहुत उनको स्पेशल जन्मदिन की है। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मिशन मजनू तो मेरे लिए काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था। और असलम उस्मानिया जो है, उसका जो पूरा गेटअप ही है, वो मुझे बहुत लंबी पसंद लंबी है। मूछें हैं हाँ, उसकी। मुझे, और पूरा जो कैरेक्टर, जो मेरा पूरा 70s का लुक है,
मुझे बहुत मज़ा आता था जब मुझे तैयार किया जाता था पूरा उसके लिए। तो बहुत मज़ा आया। और सिड के साथ काम करके कुमुजी तो मतलब मेरी जान है। अरे बहुत बहुत मज़ा आया। अभी देखिए जनता कल क्या फैसला सुनाएगी, देखिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ देखिए मिशन मजनू, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए सबको, और बताइए कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और वो भी देखें। बिल्कुल, 20 तारीख को आ रही है फिल्म इनकी मिशन मजनू। बिल्कुल देखनी चाहिए, देखने लायक फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मैं ज़रा रुख करता हूँ आपके अभिनय के ऊपर, क्योंकि आपने फिल्मिस्तान से लेकर अभी मिशन मजनू तक जो भी कैरेक्टर्स किए हैं आपने, उसमें अलग अलग शेड्स हैं। तो आपका क्राफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिनय के दुनिया में कि क्राफ्ट पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो आपका क्राफ्ट क्या है? और किरदार को, जब कोई भी किरदार आपके पास आता है तो आप उसको कैसे तैयार करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? अरे यार, जादूगर अपनी अगर सारे ट्रिक्स बता देगा तो फिर नहीं, वैसे मेरा तो यार ये सवाल मेरे लिए बनता ही नहीं है। मेरी कोई एक्टिंग में ट्रेनिंग नहीं है, ना मुझे प्रिपेयर करना आता है। मेरा क्राफ्ट यही है कि मेरा कोई क्राफ्ट नहीं है, मेरा कोई मेथड नहीं है। मैं हर फिल्म के साथ अपना मेथड या जो भी है उसको अप्रोच को चेंज करता हूँ। और मुझे सही में तैयारी करना नहीं आता। जो कहानी है और डायरेक्टर साहब जो हैं और जो वो किरदार है, वो अपने आप एक दुनिया बनाते हैं, और उस दुनिया में मैं उस दुनिया का हिस्सा होने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। और जिसमें मतलब एक पूरी टीम का क्या कहते हैं उसको, एफर्ट होता है मेरे लुक में। मतलब जो मेकअप करते हैं, जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, जो वहाँ पर हमें डायलेक्ट कोच हर डायलॉग पर अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो बताते हैं कि ये इस तरीके से बोलना था। तो वो सारा मिला के, वो सारी तैयारियाँ एक साथ जब होती हैं तब जाके एक किरदार अच्छा बनता है। तो वो सिर्फ मेरे अकेले की तैयारी से कुछ नहीं होता, हम सब मिलकर जब तैयारी करते हैं एक अच्छे काम के लिए, तो तब वो लोगों तक पहुंचती है और वो मतलब उसको सराहते हैं या प्रशंसा करते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई क्राफ्ट नहीं है कि यार मैं मतलब 15 दिन तक मैं किसी कैरेक्टर के लिए मतलब मैं कहीं चला गया या मैंने अपना रूम बंद कर लिया, या मैं अब उसके बाद वो सब मुझे आता नहीं है। तो किसी कैरेक्टर ने परेशान किया है, वो पकड़ में नहीं आ रहा हो या इस तरह की कोई दिक्कतें? परेशान तो नहीं किया किसी कैरेक्टर ने, या आ गया तो वो निकलना और नहीं लेकिन चाह अभी अगर किया होगा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। क्योंकि उसमें बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्या बात है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शोज में गए हो या कभी तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई अभिनेता स्टेज पर जाते हैं तो पब्लिक की तरफ से एक गुजारिश होती है कि एक डायलॉग हो जाए या कोई गाना हो जाए, इस तरह की चीज का कभी सामना करना पड़ा है? हाँ, ये तो हमेशा ही होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से किरदार? जेके के बारे में ही पूछते हैं लोग सब कि जेके का डायलॉग बोलो, जेके का डायलॉग, जेके जेके जेके। तो कोई एक डायलॉग? जेके की तो यार अभी मतलब एक तो वो है कि भाई हम गरीब आदमी हैं, तुम्हारे ब्रंच में हमारे महीने भर का लंच हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आप राइटर भी हैं जी, डायरेक्शन भी आपने किया है, असिस्ट किया है डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन करना है, मेरा अगला पढ़ाव वही है जी, और अभिनय भी कर रहे हैं जी। तो शुरुआत में जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आप पहले एज एडी आपने काम किया, फिर आपने राइटिंग भी किया, फिर आपने एक्ट भी किया, तो कभी प्रोड्यूस भी किया है। तो कभी सवाल हुआ कि अरे यार एक बंदा है वो इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है, वो अच्छा नहीं है मतलब तभी वो हर चीजें कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ये सवाल तो किसी ने फरहान अख्तर साहब से नहीं किया या विशाल भारद्वाज साहब से तो नहीं किया। वो गाना लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, लिखते भी हैं। फरहान अख्तर साहब एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, और राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई किसी को एक ही चीज़ में अगर मतलब महारत हासिल है तो दूसरा कोई कुछ अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। आपका जो दिल बोले वो कर लेना चाहिए।
ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप किसी और की मतलब ये एक्टिंग करना है तो सिर्फ एक्टिंग करके लिख क्यों रहा है, किसी और की मतलब रोजी पे क्यों लात मारा। यहाँ पे कोई किसी की रोजी पे कोई मतलब वो नहीं कर सकता। जिसका दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी रोजी है वो किसी का बाप उससे छीन नहीं सकता है। क्या बात है। ये बहुत अच्छी लाइन हाँ। है। ना आपकी राइटिंग और डायरेक्शन में अभी कुछ है उम्मीद आने की? उम्मीद तो पता, वो तो मैं अब अपनी तरफ से वो पूरा जो है मुझे करना पड़ेगा। जी। एफर्ट्स जो है वो पूरे मुझे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लिखना है कुछ जो मैं खुद डायरेक्ट करूँगा। तो मैं अभी वो उस कॉन्सेप्ट पे ज़ीरो इन करना चाह रहा हूँ। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से कौन सा डायरेक्ट करूँगा फिलहाल मुझे अभी, मैं आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। बट करना है और थोड़ा वक्त लगेगा उसको, लेकिन बहुत जल्द मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी, और आपका लिखा हुआ जो है वो फिल्मिस्तान में हमने सबने देखा है। अरे उसका जो थैंक यू, क्रेज है वो अभी भी है और वो हमेशा बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच। अब कविताएं भी लिखते हैं? ऐसे मतलब ऐसे रेगुलर तौर पर नहीं लिखता, कभी मूड आया तो कुछ ऐसे कुछ लिख लिया, ऐसा कुछ वैसे। कोई कविता एक जो आप सुनाना चाहते हो हमारे दर्शकों को? एक छोटी सी पॉकेट नज़म है। नज्म, हाँ, क्या बात वो है। सुनाता हूँ। ख्वाब उसका नाम है कि कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ पूरे होंगे शायद उनमें, कुछ यकीनन टूट जाएंगे। कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ पूरे होंगे शायद उनमें, कुछ यकीनन टूट जाएंगे। कुछ जागती आँखों से खुद को दोहराएंगे। आज फिर रात आ जाएगी, फिर कुछ ख्वाब दिखाएगी, और ख्वाबों के आसरे में ज़िंदगी कट जाएगी। क्या बात है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये एक नया शेड्स देखा है। अरे ये थैंक यू, अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया। अरे आप पढ़ते भी हैं? हाँ पढ़ता हूँ, पढ़ता बहुत कम हूँ, लेकिन देखता बहुत हूँ। और अब मुझे ये इस साल का मेरा बड़ा रेजोल्यूशन है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और किस तरह के लेखक आपको पसंद है? मैं जितना अब तक पढ़ा है मैंने, शॉर्ट स्टोरीज या छोटी नॉवेल्स होती हैं या तो वो मैं पढ़ता हूँ। मंटो साहब, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद जी, भीष्म साहनी, ये सब मैंने ज़्यादा पढ़ा है। एक अंग्रेज़ी की एक मतलब वो अंग्रेज़ी, वो वैसे तो एक फ्रेंच ऑथर हैं एल्बर्ट कामू, उनकी एक बुक है द आउटसाइडर। वो मुझे बहुत, मेरी फेवरेट, बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है मैंने, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें से मुझे बहुत पसंद है। द स्ट्रेंजर नाम से भी वो है, द अच्छा, स्ट्रेंजर द और आउटसाइडर, हाँ। दोनों नाम से। और एक उदय प्रकाश साहब की एक कहानी है और अंत में प्रार्थना, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी तो तिरिच भी है। हाँ, काफ़ी मौसा कुछ जी लिखा हैं, है उनका काफ़ी तो, कहानियाँ हाँ, उनकी हैं और वो बहुत कविताएं भी ज़बरदस्त। लिखते हैं। उनकी कविताएं भी बहुत ज़बरदस्त है, हाँ, उदय प्रकाश जी की। जी। मराठी में कितना एक्सप्लोर किया है आपने? कुछ भी नहीं किया एक्सप्लोर मराठी में, बट मुझे मराठी फिल्में देखना बहुत पसंद है। बचपन से हम दूरदर्शन पे मराठी फिल्में देख देख कर बड़े हुए। और एक इनफैक्ट मैं एक मराठी फिल्म शुरू करने वाला था लीड में, बट वो किसी कारणवश मतलब शेल्व हो गई और वो सपना अधूरा रह गया। फिलहाल इंशाल्लाह किसी दिन मैं मराठी फिल्म ज़रूर करना चाहूँगा। बिल्कुल। आप फिल्मों में भी काम करते हैं और सीरीज में भी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में एक्चुअली ऐसे फ़र्क तो है नहीं, एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है। स्पेस को लेकर, हाँ, कैरेक्टर को लेकर? नहीं, एक फिल्म जो है वो एक तरीके से उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की होती है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सारे किरदारों को आप उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको कहानी भी बतानी है और आपके जो पूरे प्लॉट पॉइंट्स हैं उन सबको लेकर चलना है और ग्रिपिंग भी रखना है। सीरीज़ में आपको 7-8 घंटे मिलते हैं, तब आपको मतलब दूसरे किरदार जो हैं उनको भी मतलब आप उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं, उनको भी पनपने का मौका मिलता है। उनको जैसे सीरीज़ जो है ना वो मुशायरा होते हैं। तो मुशायरे में जैसे हर शायर के आगे जब वो शमा रखी जाती है तो फिर वो अपने कलाम कहते हैं, शेर जो भी गज़लें जो बोलनी होती हैं, उसके बाद में जब उनका हो जाता है तो वो जो शमा जो है वो दूसरे शायर के पास पहुंचती है। तो सीरीज़ में सबको एक मतलब बराबर बराबर का मौका मिलता है, सबके आगे क्षमा रखी जाती है और सबको अपना टाइम मिलता है और मौका मिलता है हुनर दिखाने का। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि
और एक कैरेक्टर को अच्छे से पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सारे डायमेंशंस उसमें हाँ। दिख जाते हैं। ओटीटी जब से आया है तो वो आपके लिए और जो भी आपके तरह के अभिनेता हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ रही है। आपके लिए क्या रहा है? मेरे लिए तो मतलब मुझे एक नया जीवन दान मिला है ओटीटी से, क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जो नोटिस हुई, और कुछ जो रिलीज़ हुई वो लोगों ने मतलब उसका मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म्स थी तो लोगों ने मतलब देखी भी नहीं, नज़रअंदाज हो गई। फुल्लू नक्काश रिलीज़ हुई थी जो कि मतलब ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये फिल्में रिलीज़ हुई हैं, और तो उस वजह से मतलब जब फैमिली मैन आया तो उसके बाद लोगों ने फिर बोला, अरे ये तो वो फिल्मिस्तान वाला बंदा है। तब जाके उन्होंने फिर से नोटिस करना शुरू किया, ऑडियंस ने, मीडिया ने भी। और फिर असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, स्कैम के बाद ग्रेट इंडियन मर्डर। तो ओटीटी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं मतलब इस बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब ऊपर वाले का, और जिन जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है। और अपने आप को मैं बहुत ब्लेस्ड भी मानता हूँ कि मैं इस दौर में हूँ जब ओटीटी है और जब लोगों को मौका दिया जा रहा है, ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया है, लोगों मतलब एंटरटेनमेंट को देखने का तरीका बदल गया है। अब वो डिफरेंट फेसेस भी एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट कहानियाँ भी एक्सेप्ट करते हैं। जो क्रिएटर्स हैं उन सब के लिए मतलब वो जो अलग अलग कहानियाँ बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया है, और ऑडियंस काफ़ी रिसेप्टिव हो गई है। तो इससे बढ़िया टाइम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बहुत अच्छा दौर है सबके लिए, खास सबके करके लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा दौर है ये। छोटा छोटा शारिब, जब आप अपने छोटे शारिब से बात करते हैं, बीता हुआ शारिब, बात होती है? हाँ, बात तो होती है। उसके साथ में सिर्फ यही बात होती है कि यार ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी बचपन में। या तो म्यूज़िक सीख लिया होता, या एक्टिंग के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे दी होती। ये दो तीन चीज़ें, कोई एक हुनर सीख लिया होता, गिटार बजाना सीख लिया होता। ये सारी बातें होती है। बाकी मुझे अपने बचपन से इतना और कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं करना था या वो नहीं करना था। शारिब अगर आप अपने आप से पूछते हैं तो शारिब कौन है? अगर उसको बहुत ही कम शब्दों में बता सकें तो। कम शब्दों में मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन कभी दिया नहीं सिवाय हाय आई एम शारिब हाशमी के। तो मैं तो मतलब यार बहुत सिंपल, सरल, साधारण मानव हूँ, और मतलब जितना काम जो है अपना ईमानदारी से करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, जाने या अनजाने, और अगर होती है तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि लोगों को मतलब एंटरटेन कर सकूँ। और जब लोग मेरा एक फिल्मिस्तान में एक डायलॉग था कि यार कभी कभी लगता है मुझे ना एंटरटेन करने के लिए पैदा किया गया है। और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो, और जब लोग हंसते हैं तो मेरा खून 2 लीटर बढ़ जाता है। तो मैं वैसा ही परेशान होते हैं? परेशान तो होता हूँ, मैं इंसान हूँ, कैसे सभी मतलब। उभरते कैसे हैं? उससे क्या तरीका होता है? तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी अंदर बहुत कूट कूट के भरी है, और थैंकफुली मेरे जो आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत इनकरेजिंग हैं। तो वो परेशानियाँ सारी ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे मतलब गधे के सर से सींग। तो मतलब मैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक तो हमारा जो पेशा है ना वो परेशानियों से जूझने का आपको मतलब के लिए तैयार कर देता है। आपको आपकी चमड़ी जो है बहुत मोटी हो जाती है एकदम, क्योंकि डेली बेसिस पे आप रिजेक्शन सुनते हैं, ना 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 ना, अरे बकवास है, हटा इसको, ये तो वो आप सुनते हैं डेली बेसिस पे। तो वो उसको मतलब जज्ब करने के लिए ना अंदर आपको चमड़ी को आपको बहुत मोटा करना पड़ता है, ताकि आपको उस रिजेक्शन का आपके दिमाग पे बिल्कुल असर ना पड़े। अब तक हमने शारिब साहब को एज अ राइटर, अभिनेता के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा ये स्केचिंग भी बहुत कमाल की करते हैं। इन्होंने अल पचिनो, नसीरुद्दीन शाह साहब और नरसी साहब और अमिताभ बच्चन, हाँ, उनका भी आपने स्केच इनकी बना बनाई है। है, तो एक बार जरा वो मैं असल में स्केच जो है वो मेरे
बचपन में से ही मुझे बड़ा शौक था स्केच करने का। और मेरे बड़े भाई हैं शकील, जो असल में वो जो भी करते थे ना तो मैं वो कॉपी करने की कोशिश करता था। अगर वो गाना गाएंगे तो मैं गाना गाता था, अगर वो डांस करेंगे तो मैं डांस करता था, अगर वो स्केच बनाएंगे तो कुछ ड्रॉ करेंगे तो मैं भी करने लगता था। तो ऐसे मैंने कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं। अरे बिल्कुल। ये नसीर साहब का स्केच। नसीर साहब की इन्होंने उनका इन्होंने स्केच किया है। हम बिल्कुल पास से दिखाएंगे अभी। नसीर साहब हैं इसमें। नसीर साहब और हैं, ये अल पचिनो हुए, पचीनो है। अल पचिनो। और ये एक ये भी हैं गैरी ओल्डमैन। गैरी ओल्डमैन। क्या बात है! आप जब स्केच तैयार करते हैं तो इसमें खास करके जो आंखों के ऊपर, आंखें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं आपको। हाँ एक्चुअली, क्योंकि क्लोजअप में सबसे ज़्यादा आंखें जब, और वो मैं जब डिसाइड भी तब करता हूँ कोई पिक्चर अगर कोई दिखाई देता है और उसमें मतलब वो कुछ एक्सप्रेशन जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है, तब मैं वो स्केच बनाने का डिसीजन लेता हूँ। बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। गाने की बात आप कर रहे थे अपने बड़े भाई साहब, हाँ तो हम चाहते हैं कि क्यों ना कुछ हाँ, गाना भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ रफ़ी साहब या किशोर दा, इन दोनों की किशोर दा, आवाज़ों में। हाँ अभी ज़रा कल ही वायरल से उठा हूँ मैं, तो गला अभी भी जाम है लेकिन कोशिश करता हूँ। हो दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में है तू, हाय या पापा पापा, तेरी आरज़ू दिल में है तू, मैं ना रहा मैं तू नहीं तू, अरे उल्फत कर गई मंतर छू, आंखों में तुम, आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, अजी मानो के न मानो, कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। क्या कमाल! थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सुर। और अरे ऐसे ही। ये बहुत, सच में बहुत कमाल है। मैं बहुत Thank you. सरप्राइज हो रहा हूँ अभी। अरे भाई थैंक यू। रफ़ी साहब भी। रफ़ी साहब, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या कहा जाए थैंक यू, सुनने के बाद। बहुत गड़बड़ हो गया इसमें लेकिन थैंक यू। अरे नहीं, मैं बिल्कुल शब्द नहीं मिल रहे मुझे कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। अभी इतना सुंदर आपने थैंक यू, गाया। थैंक यू। शुक्रिया भाई। जी। आखिर में अब मैं आपको कुछ लोगों के नाम दूंगा, उस पे उनको सोचते हुए आपके जहन में क्या बात आती है। तो सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, द एंग्री यंग मैन। मतलब बचपन, अमिताभ बचपन है हमारा, हम तो बचपन देख देख के उनको बड़े हुए हैं। इरफान। इंस्पिरेशन, कभी मुलाकात? इंस्पिरेशन साहब से यार मेरी मुलाकात, मैं एक बार वो यहाँ अंधेरी में चाइना गेट रेस्टोरेंट है ना, चाइना गेट है कि वो, तो वहाँ पर वो बाहर बैठे थे, तो मैं
उनके पास गया था, बोला था कि सर आई एम बिग फैन, और उन्होंने बहुत प्यार से शुक्रिया कहा था। और जब वो नेशनल अवार्ड जब मिला था पान सिंह तोमर को, उसी साल फिल्मिस्तान को भी नेशनल अवार्ड मिला था। सेम ईयर। तो मैंने वो सेरेमनी अटेंड की थी, और तब भी मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो बट हाँ, वो मुझे जानते नहीं थे, तो आई होप कि काश मैं उनके साथ, होप तो अब कोई नहीं, बट कि काश मैं उनके साथ काम कर पाता, या काम करने का मौका मिलता, या एटलीस्ट कभी ऐसे रूबरू मुलाकात हो पाती। वो कभी हो नहीं पाई, उसका मलाल ज़िंदगी भर रहेगा। मनोज वाजपेयी। मनोज बाजपेयी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, बड़े भाई, दोस्त, चलता फिरता एक्टिंग स्कूल। कभी कोई सलाह उनकी जो बहुत काम आई हो आपको? उनकी तो मतलब बहुत, उनको तो सलाह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एग्जाम्पल जो देते हैं, आप खुद यू मतलब खुद को आपको उदाहरण देने होंगे ना, तब आपके बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं। उनको सिर्फ बोलने से कोई कुछ नहीं सीखता। तो वो तो मतलब जिस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, मतलब जो डेडिकेशन है उनकी लाइफ में, जो डिसिप्लिन है अब वो रखते हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, वो इतना इंस्पायरिंग है कि मैं तो सिर्फ सोच भी नहीं पाता कि मैं इस तरीके से मतलब मैं अपनी लाइफ को अप्रोच कर सकता हूँ जिस तरीके से वो ज़िंदगी जीते हैं। बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। शाहरुख खान। आ गया किंग खान, वो तो मतलब किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, और सुपर चार्मिंग है, और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, दिल वाले बंदे एकदम। क्या बात। और आखिर में ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन मतलब वो तो मतलब ग्रीक गॉड जैसे मतलब स्क्रीन पे नज़र आते हैं, वैसे ही वो मतलब ऑफ स्क्रीन भी मतलब वैसे ही दिखते हैं, और बहुत बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही कमाल के को एक्टर हैं, बहुत ही बहुत मेहनत करते हैं, और वो मेहनत आपको स्क्रीन पे नज़र आती है जितना वो अपने परफॉर्मेंस में इसमें डालते हैं। तो मतलब अमेजिंग। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा Thank you. आपसे बात करके, और बहुत भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अरे भाई शुक्रिया। काफ़ी लग रहा है कि भी मैं चीज़ें आई हैं अभी। अच्छा, अरे अभी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल Thank की you. फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बधाई, बहुत Thank you so much. उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह, अच्छा काम करेगी। हम इंशाल्लाह। सबको देखने वाले हैं। फिल्म कल रिलीज हो रही है। मिशन मजनू 20 जनवरी और नेटफ्लिक्स, ये 3 चीज़ें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू फॉर कमिंग। थैंक यू भाई।